जय हिंद। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपने पिछले अध्याय में जैव प्रक्रम से संबंधित पोषण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पार्ट 3 कवर किया। अब हम लोग आज पार्ट 4 बनाएंगे, जिसमें हम लोग लगभग 8 से 9 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से बताना प्रारंभ करेंगे और जहाँ तक हो। तो हम लोगों ने जीव विज्ञान की शाखा जो था उसमें हम लोग पोषण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर और समझते हैं। पहला प्रश्न है कि किसमें पाचन नहीं पाया जाता है। प्रश्न है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसमें पाचन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है मुख, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है पेट और चौथी है छोटी आंत। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य में जो आहार नाल पाया जाता है उसके अंतर्गत हम लोग के लिए सबसे पहले मुख, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जिस स्थान पर एंजाइम या पाचक रस का स्राव होता है, इसे ध्यान से सुने, जिस स्थान पर एंजाइम या पाचक रस का स्राव होता है वहीं पर भोजन का पाचन संपन्न होता है। तो हमें इसमें बताना है कि किसमें भोजन का पाचन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला मुख, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है पेट और चौथा है छोटी आंत। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मुख में एंजाइम पाया जाता है, ग्रसनी में एंजाइम नहीं पाया जाता है तथा आमाशय में भी अम्ल पाया जाता है और बड़ी आंत में बहुत से आत्ररस या पित्तरस पाए जाते हैं तथा बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इस तरह हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस स्थान पर एंजाइम या पाचक रस उपस्थित होता है उस स्थान पर भोजन का पाचन संपन्न होगा, नहीं तो उस स्थान पर भोजन का पाचन संपन्न नहीं होता है। तो समझते हैं, हमें नहीं वाला समझना है। तो मुख में हमने बताया कि पाचक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी सहायता से यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। हमें खोजना है नहीं होने वाला। ग्रसनी, जी हाँ, ग्रसनी एक ऐसा आहार नाल का अंग है जहाँ पर कोई पाचक रस या एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। पेट यानी हम लोग कहते हैं इसे आमाशय। आमाशय में हम लोग के लिए एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसकी सहायता से पेट में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर भी पाचन होता है। छोटी आंत एक ऐसी अंग है जिसमें भोजन का सारा पाचन संपूर्ण रूप से समाप्त होता है, यानी हम कह सकते हैं कि भोजन का पाचन सबसे अधिक और पूर्ण कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत पर होता है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो किसमें हो गया, मुख में भी होता है, पेट में भी होता है और छोटी आंत में भी होती है। ठीक है, हम लोग को बताना है कि किसमें नहीं होता है, तो ग्रसनी में नहीं होता है। और एक स्थान आता है बड़ी आंत, जहाँ पर किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन संपन्न नहीं होता है। यहाँ पर केवल और केवल जल का अवशोषण सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो हमने इस प्रश्न के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है, इनमें कौन दांत का प्रकार नहीं है। आज हमने थोड़ा अच्छा प्रश्न लिया है जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। इनमें कौन से दांत का प्रकार क्या खोजना है, नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है
कि जो मनुष्य में दांत जो होता है वह जो 32 की संख्या में होती है वयस्क मनुष्यों में, उस 32 दांत को हम लोग 4 भागों में बांटे थे, जिसमें पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा चर्वणक तथा चौथा अग्रचर्वणक। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 दांत को बांटा था। ठीक है। पूछा है कि कौन दांत का प्रकार नहीं है। पहला है कृंतक, तो है। दूसरा रदनक, तो ये भी है। तीसरा क्या है, चर्वणक, ये भी है। और चौथा है यकृत। तो दोस्तों यकृत जो है आमाशय का ऊपर वाले भाग पर पाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि कृंतक, रदनक, चर्वणक ये तीनों जो होते हैं दांत के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यकृत जो है दांत का प्रकार नहीं होता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो यकृत, यानी कि यकृत दांत के प्रकार के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। यानी कृंतक, रदनक तथा चर्वणक, और एक होता है अग्रचर्वणक। ये दांत के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें कृंतक जो होता है काटने का कार्य करता है, रदनक जो होता है फाड़ने का कार्य करता है, चर्वणक और अग्रचर्वणक जो होते हैं भोजन को पीसने तथा चबाने में मदद करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। मनुष्य भोजन को पकड़ता है, यानी हम लोगों ने जिस तरह अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अमीबा अपने भोजन को किस तरह पकड़ता है, एक से बाद पढ़े थे हम लोग पैरामीशियम अपने भोजन को किस प्रकार पकड़ती है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अपने भोजन को किसी न किसी अंग से ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अमीबा जो होती है वो अपने कुटपाद से भोजन को पकड़कर अपने भोजन को ग्रहण करती है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरामीशियम जो होती है वो भी अपने भोजन को पकड़ने के लिए बाहरी आवरण जो पाए जाते हैं, जिसे हम लोग सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो पैरामीशियम अपने भोजन को सीलिया के माध्यम से पकड़ता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने भोजन को किसी न किसी अंग से पकड़ता है, और वो अंग मुख होता है। यानी कि मनुष्य जो होते हैं अपने भोजन को सबसे पहले कहाँ पर ग्रहण करते हैं, तो मुख में पकड़ते हैं। कहाँ पकड़ते हैं, तो मुख में पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन हो गया, मनुष्य भोजन को पकड़ता है, ऑप्शन ए सीलिया। तो सीलिया जो होता है हमने बताया पैरामीशियम जो होता है वो सीलिया के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करता है। कुटपाद के द्वारा अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करती है। और मुख, जी हाँ, मनुष्य जो होते हैं अपने भोजन को किस अंग से ग्रहण करते हैं, तो मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब देखते हैं कि हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, मनुष्य की संरचनात्मक इकाई है, यानी कि मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, या पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, कोई भी जीव हो, उन सभी जीवों की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, यानी कि जिससे वो मिलकर बना होता है, वो कोशिका होता है। ठीक है, कोई भी जीव हो या पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, कोई भी जीव हो, वो किसकी इकाई होती है, तो कोशिका की इकाई होती है। यानी कि कोशिका न हो तो कोई भी जीव का अस्तित्व नहीं होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। और कोशिका जो होता है, जो समूह में पाए जाते हैं, उनको मिला देने पर यानी कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहेंगे। और ऊतक के मिलने से अंग, अंग से मिलने से अंग तंत्र, और इस तरह किसी भी जीव का निर्माण संपन्न होता है। तो बच्चों, इस तरह हम लोगों ने देखा कि मनुष्य की संरचनात्मक इकाई ऊतक नहीं होगा, कोशिका। जी हाँ, संरचनात्मक इकाई को क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। आगे है अंग, अंग जो है अंग तंत्र नहीं होगा।
यानी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनती है और अंग तंत्र से मिलकर किसी भी जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर पाया। मनुष्य की संरचनात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में भोजन मुख से आगे कहाँ जाता है। मनुष्य में भोजन जो है मुख से ग्रहण करते हैं हम लोग, तो उसके आगे कहाँ जाता है। यानी कि जब हम लोग किसी भी भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले आहार नाल के मुख में जाता है, मुख से यहाँ से ग्रसनी, ग्रसनी से आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत और बड़ी आंत से होते हुए आगे की ओर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं मनुष्य में भोजन मुख से आगे कहाँ जाता है, तो उदर में तो नहीं होगा। कहाँ जाएगा, तो मुख के बाद ग्रसनी आती है। ठीक है, तो उदर नहीं होगा। छोटी आंत ये भी नहीं होगा, क्योंकि उदर के बाद छोटी आंत में आती है। फिर है बड़ी आंत, ये भी नहीं होगा। लास्ट में है ग्रसनी। जी हाँ, ग्रसनी जो है हम लोग जब भोजन मुंह में ग्रहण करते हैं तो मुंह में ग्रहण करने के बाद भोजन जो है ग्रसनी में जाती है और ग्रसनी के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर पाया कि मुख के बाद ग्रसनी में भोजन जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। ग्लूकोज जो है एक जो है कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम रूप है जो ग्लूकोज कहा जाता है। इसका अणुसूत्र पूछा है। पहला है C6H12O6, यानी दूसरा है HN3, तीसरी नंबर है NH2CONH2। यानी इसमें देखना है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है बच्चों वो C6H12O6 होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। तो इस तरह हम लोग का यह आंसर हो गया, ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6। आगे देखते हैं NH3, इसे हम लोग अमोनिया कहते हैं और NH4 आ जाए तो अमोनियम कहते हैं। ठीक है, आगे है NH2CONH2। ये जो है ये यूरिया का फार्मूला है, NH2CONH2। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम कण क्या होता है। यानी कि जो कुछ भी हम लोग पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं वह जटिल रूप में हम लोग अक्सर ग्रहण करते हैं मुख्य रूप से। यानी कि जो कुछ भी है दाल भात, ये जो कुछ भी है यह जो है जटिल रूप में होता है। यह हमारे शरीर के अंदर जाकर किसी न किसी पाचक रस या एंजाइम की मदद से सूक्ष्म रूपों में टूटता है, तब हम लोग के लिए एनर्जी बनता है। तो बोला है कि कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम रूप क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सूक्ष्मतम रूप होता है बच्चों वो ग्लूकोज होता है। जो हम लोग दाल ग्रहण करते हैं यानी दाल लेते हैं और उसमें प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन को छोटे सूक्ष्म कणों में जो तोड़ता है वह जो होता है उसे हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। तथा जो हम लोग वसा जैसे में घी हो गया, जैसे में बादाम हो गया, जैसे में और सब जितने भी वसा युक्त पदार्थ हैं उनको जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसका जो सूक्ष्म रूप होता है उसे हम लोग ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल कहते हैं। तो इस तरह समझें कि कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम रूप क्या है। तो पहला हो गया एमिनो एसिड, तो ये है किसी का सूक्ष्मतम रूप है लेकिन ये प्रोटीन का है। आगे है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हमने बताया कि वसा का सूक्ष्मतम रूप है। आगे है ग्लूकोज। जी, कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम कण जो होता है वह ग्लूकोज होता है। आगे है कोई नहीं तो इसमें कोई आंसर है, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है
कि पेड़ पौधा में कौन सी गैस की ज़रूरत होती है। जो पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो अपना भोजन को संपन्न करते हैं, संपन्न करने के लिए वह वातावरण से किसी न किसी प्रकार से वह उसे गैस की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग या जीव जंतु जो होते हैं वह जैसे कि ऑक्सीजन की को ग्रहण कर अपने जीवन यापन को व्यतीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए या कह सकते हैं कि भोजन को बनाने के लिए एक गैस की आवश्यकता होती है जो वातावरण से ग्रहण करता है, जिससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यानी कि पेड़ पौधे में कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, तो पहले ऑप्शन ही है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है हम लोगों की आवश्यकता होती है। इसके बाद है दोनों किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है कोई नहीं, तो कोई नहीं होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन हम लोग का पहले ही मिल चुका है। दोस्तों इससे हम लोग आज का लास्ट प्रश्न समझते हैं। और लास्ट प्रश्न जो है, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है। यानी कि यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखना है हम लोग को कि पेड़ पौधे के अंतर्गत आने वाला कोई भी हिस्सा। यानी कि पहला ऑप्शन यकृत, यह हम लोगों ने पढ़ा है मानव पाचन तंत्र में। दूसरा है उदर, यह भी मानव तंत्र का भाग होता है। तीसरा है संवहन मंडल। देखिए बच्चों, संवहन मंडल जो होता है यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह संवहन मंडल 2 ऊतकों से मिलकर बना होता है। यानी कि 2 ऊतकों के समूह को हम लोग कहते हैं। इसमें एक ऊतक होता है जाइलम, जबकि दूसरा ऊतक होता है फ्लोएम। इसमें जो जाइलम ऊतक होता है बच्चों, यह जड़ से जल तथा खनिज लवण को तना के माध्यम से होते हुए पत्तियों में जल तथा खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि जब प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप उसमें जब ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि भोजन बन जाता है, तो उस ऊर्जा को एक स्थान से पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए एक ऊतक होती है, जिससे हम लोग फ्लोएम ऊतक कहते हैं। और यह चक्र चलता रहता है। यानी कि जल जड़ से आएगा जाइलम ऊतक से, और भोजन जो होता है पत्ती में बन जाती है, तो वहाँ से फ्लोएम ऊतक चारों तरफ उस पेड़ पौधे के भाग में पहुँचा देता है, जिससे उसका विकास और वृद्धि होती है। तो संवहन मंडल होगा क्योंकि यह पेड़ पौधा से संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ उपस्थिति होती है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक की। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने आज की क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया है, ताकि आप लोगों का परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। इस पर एक और वीडियो लास्ट आएगा जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन कर देंगे, तो 50 हो जाएगा, जो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो इस तरह करते करते लगभग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जब आप इस वीडियो को ओपन करें तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट तथा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तो ऐसे ही वीडियो आपके सामने आती रहेगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।